Welcome back to my channel. If you are new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात करेंगे सेक्शन 133 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। तो इसमें क्या है, न्यूसेंस जो उपद्रव है या लोगों का जमाव इकट्ठा हो रहा है, किसी तरह का कोई घटना हो सकती है, तो उस केस में न्यूसेंस को हटाने के लिए सशर्त आदेश, शर्तों के साथ क्या है, ऑर्डर किया जा सकता है। तो सेक्शन 133 इसके ऊपर बात करता है और कहता है कि जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषता सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एजुकेटिव मजिस्ट्रेट का या किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या कोई इंफॉर्मेशन मिलने पर या ऐसा साक्ष्य लेने पर जैसा वह ठीक समझे, यह विचार है कि किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जलसानी से जो जनता द्वारा विधि पूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस हटाया जाना चाहिए। कि कोई विधि विरुद्ध जो है अनलॉफुल किसी तरह की जो बाधा डाली हुई है उस जलसानी को रोकने के लिए या किसी तरह की नदी को रोकने के लिए, किसी मार्ग को रोकने के लिए, तो उसे हटाया जाना चाहिए। अगर ऐसा विचार है तो वह कर सकता है ऑर्डर। Whenever a district magistrate or a sub-divisional magistrate or any other executive magistrate specially empowered in the behalf by the state government on receiving the report of the police officer or other information and on taking such evidence as he thinks fit considers first that any unlawful obstruction of nuisance should be removable from any public place or from any way, river and channel which is or may be lawful used by the public, यानी कि जनता के द्वारा उसको यूज किया जा रहा है, उसमें किसी तरह की बाधा है तो उसे हटाने का क्या है, ऑर्डर कर सकता है। नेक्स्ट है कि किसी व्यापार या उपजीविका को चलाने या किसी माल या प्राणी वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य और शारीरिक सुख के लिए हानिकारक है और प्रमाणतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए या उसे ऐसा माल या प्राणी वस्तु हटा दी जानी चाहिए या उसको रखना विनियमित किया जाना चाहिए। तो कोर्ट क्या है, एक ऐसा भी ऑर्डर कर सकती है, मजिस्ट्रेट एक ऐसा ऑर्डर कर सकता है कि जो व्यापार कोई व्यक्ति कर रहा है या वह अपनी जीविका चलाने के लिए कोई ऐसा काम कर रहा है या कोई ऐसी वस्तु रख रहा है, जैसे कि जो एक रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ बहुत सारे घर बने हुए हैं, वहां पे क्या है, एक बम बनाने की, पटाखे बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है, तो जो कि उन लोगों के लिए जो उस बस्ती में रह रहे हैं उनके लिए नुकसानदायक है। तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसको ऑर्डर कर सकती है कि आप इसको यहाँ से हटा लें, या ये कर सकती है कि आप इस तरीके से कोई और काम चेंज कर लें जिससे कि लोगों को हानि ना हो, उसके स्वास्थ्य को हानि ना हो। किसी तरह की अगर केमिकल फैक्ट्री है उससे कोई बच्चों को नुकसान हो सकता है, तो उसे हटाने का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, जो कोर्ट है, वो ऑर्डर कर सकती है। That the conduct of any trade and occupation of the keeping of any goods and जो in injury of the health and physical comfort of the community and there is consequence such trade and occupation should be prohibited and regulated or such goods and should be removed or the keeping thereof regulated। या तो उसको चेंज कर ले या उसको विनियमित कर ले या उसको हटा दे, इसका ऑर्डर कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्यय जिससे संभाव्य है कि अग्निकांड या विस्फोट हो जाए, रोक दिया जाएगा या बंद कर दिया जाना चाहिए। इट मीन्स कि किसी भवन का ऐसा निर्माण किया जा रहा है या किसी पदार्थ का इस तरीके से व्ययन किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है जिससे संभाव्य है कि कोई अग्निकांड हो सकता है, आग लग सकती है कहीं,
या विस्फोट हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि पटाखे की फैक्ट्री है या पटाखे बनने हैं, तो उससे किसी तरह का भी कोई भी नुकसान हो सकता है, बम फट सकता है, विस्फोट हो सकता है, उसे रोक दिया जाएगा उसी टाइम पे या बंद कर दिया जाएगा। ये ऑर्डर कर सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कोर्ट। That the construction of any building or disposal of any substance as is likely to occasion conflagration and explosion should be prevented or stopped, और या कोई भवन, तंबू, संरचना, किसी वृक्ष ऐसी दशा में है कि संभाव्य है कि वे गिर जाए। कोई बिल्डिंग इतनी खस्ता हालत में है कि वो कभी भी गिर सकती है और लोगों को नुकसान हो सकता है। जो पास का जो घर बना हुआ है वो भी जा सकता है, वो भी टूट सकता है, या कोई व्यक्ति उसके नीचे दब सकता है, तो उसको हटाने का ऑर्डर कर सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। या कोई ऐसा वृक्ष है, पेड़ है जो कि बहुत ही जल्दी गिरने वाला है, ऐसी कंडीशन में है, तो उसको हटाने का क्या है, ऑर्डर कर सकता है कि संभाव्य है कि वे गिर जाए और पड़ोस में रहने वाले या कारोबार करने वाले या पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उससे हानि हो, और परमाणुतः ऐसे भवन, तंबू और संरचना को हटाना, उसकी मरम्मत करना, उसमें आलम्ब लगाना या ऐसे वृक्ष को हटाना, उसमें आलम्ब लगाना आवश्यक है। तो ऐसा ऑर्डर कर सकता है कि उस वृक्ष को हटा दिया जाए, या जो बिल्डिंग गिरने वाली है उसको क्या है वहां से हटा दिया जाए, तोड़ दिया जाए, जिससे कि औरों को नुकसान ना हो, पास से गुजरने वाले व्यक्तियों को नुकसान ना हो, पड़ोस को नुकसान ना हो, तो ये ऑर्डर कर सकता है। दैट एनी बिल्डिंग, टेंट एंड स्ट्रक्चर और एनी ट्री इज इन सच अ कंडीशन दैट इट इज लाइकली टू फॉल एंड और thereby cause injury of person living and carrying on business and in the neighborhood and passing by, and that in consequence the removal, repair and support of such building, tent and structure or the removal and support of such tree is necessary. नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के पारस्थ किसी तालाब, कुएं या उख्यात को इस प्रकार बाड़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके। कि कोई नदी जा रही है, कोई जो तालाब है, कोई कुआं है, वो इस कंडीशन में है कि अगर कोई बाहर से गुजरा तो या बच्चे खेल रहे हैं तो वो उसमें गिर सकते हैं, कूद सकते हैं, तो उस केस में उसके पास क्या है, आसपास बांध लगा दिया जाए जिससे कि वो उस नदी में या उस कुएं में ना गिर सके। तो इस तरह का ऑर्डर कर सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं डेट किसी भयानक जीव जंतु को नष्ट, परिरुद्ध या उनका अन्यथा विलीन किया जाना चाहिए। कोई ऐसा जंतु है कि कोई जो वैसे तो आजकल कम होते हैं, जो डेंजरस एनिमल है वो आजकल जू वगैरह में दिखते हैं, तो उनको क्या है अगर वो गलती से निकले आते हैं बाहर, जैसे कि कई बार जो है टाइगर्स निकले आते हैं, लॉयन निकले आते हैं, या किसी तरह का कोई भी स्नैक है या जो भी है सांप वगैरह निकले आते हैं, तो उस केस में उनको या तो रोक दिया जाए या उनको क्या है नष्ट कर दिया जाए। तो ये कार्य भी किया जा सकता है। तब ऐसे मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या न्यूसेंस पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाने वाले, किसी ऐसे माल या पर्णय वस्तु को रखने वाले या ऐसे भवन, तंबू, संरचना, पदार्थ, तालाब, कुएं, उख्यात का स्वामित्व या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले या ऐसे जीव जंतु या वृक्ष का स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति से उपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर जितना वह आदेश करे नियत किया जाए वह ऐसी बाधा को हटा ले या न्यूसेंस को हटा दे, ऐसे व्यापार या उपजीविका चलाना छोड़ दे या ऐसी रीति इसे बंद कर दे या विनियमित कर ले जैसी निर्दिष्ट की जाए, या ऐसे माल या बने वस्तु को हटाए या उसे रखना ऐसी रीति से विनियमित करे जैसे निर्दिष्ट की जाए। यानी कि जो व्यक्ति इस तरह का कारोबार कर रहा है, इस तरीके से जो है किसी का भवन है, तंबू है, इस तरीके से चला रहा है, तो उसको ऑर्डर किया जा रहा है कि वो हटा दे या उसको चलाना छोड़ दे। अगर कोई व्यापार बिजनेस कर रहा है तो उसको चलाना छोड़ दे या चेंज कर ले, इस तरीके से कर ले कि लोगों को नुकसान ना हो।
ऐसे भवन का निर्माण रोक दे या बंद कर दे या ऐसे पदार्थों के विन्यास में परिवर्तन कर ले। ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाए या उसकी मरम्मत कराए या उसमें आलम्ब लगाए, उसमें सहारा दे। और वृक्षों को हटाए या उसमें आलम्ब लगाए, या वृक्ष गिरने वाला है उसको या तो बांध दे किसी रस्सी से या उसे हटा दे। ऐसे तालाब, कुएं या खेत को बांध लगाए जिससे कि कोई व्यक्ति उसमें ना गिर पाए। ऐसे भयानक जीव जंतु को उसी रीति से नष्ट करे, परिरुद्ध करे या उसको व्ययन करे जो आदेश में संबंधित है। यानी कोई भयानक जीव जंतु आ गया है तो उसको क्या है, या तो नष्ट कर दे या उसको रोक ले, कहीं कैद कर दे। नेक्स्ट है कि अथवा यदि ऐसा करने से आपत्ति करता है कोई व्यक्ति जिसको ये ऑर्डर किया जा रहा है, अगर वह आपत्ति करता है या वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय या स्थान पर जो उस आदेश द्वारा नियत किया जाए हाजिर हो, उसमें इसके पश्चात संबंधित प्रकार के कारण दर्शित करे कि वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता और उस आदेश को अंतिम क्यों ना कर दिया जाए। और कोर्ट को ये बताए कि अगर वह इस तरीके से ना करे तो उसका ये आदेश जो ऑर्डर किया जा रहा है वो अंतिम क्यों ना, लास्ट ऑर्डर क्यों ना कर दिया जाए। नेक्स्ट है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक रूप से दिए गए किसी भी आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रसंग नहीं किया जाएगा। इस जो धारा है उसको सिविल न्यायालय में क्या है नहीं लेके जाया जाएगा, ये स्पष्ट किया गया है। लोक स्थान के अंतर्गत राज्य की संपत्ति, पड़ाव के मैदान और स्वच्छता और आमोद प्रमोद के प्रयोजन के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी शामिल है। तो ये बताया गया है सेक्शन 133 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कि किसी तरह से किसी जनता को किसी तरह के लोक न्यूसेंस को हटाने का कोर्ट या मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है। तो फ्रेंड, ऐसी वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 134 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, यानी कि जो पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है उस केस में जिस व्यक्ति ने न्यूसेंस किया है, किसी की तरह की जनता को, पब्लिक को किसी तरह की बाधा पहुंचा रहा है या किसी तरह का व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है और उससे लोगों को दिक्कत हो रही है, या किसी तरह का पेड़ है या इमारत है वो है गिरने वाली है, तो इस तरीके के न्यूसेंस में जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ अगर क्या है कोई ऑर्डर किया जाता है कि उस व्यक्ति को उस चीज को रोकने के लिए, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या है ऑर्डर किया जाता है, तो उसकी सम्मन की तामील, उस ऑर्डर की तामील कैसे होगी। तो इस सेक्शन 134 में बताया गया है कि आदेश की तामील उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध वह किया गया है यदि साध्य हो तो ऐसी रीति से की जाएगी जो सम्मन की तामील के लिए इसमें बंधित है। जैसे कि सम्मन की तामील जैसे होती है, उस जो कोड है, ये जो प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें जो प्रक्रिया दी हुई है, जो प्रोसीजर दिया हुआ है, उस तरीके से सम्मन की तामील होगी। अदरवाइज यदि ऐसे आदेश की तामील इस प्रकार नहीं की जा सकती है तो उसकी अधिसूचना, जो नोटिफिकेशन है, ऐसी रीति से प्रकाशित उद्घोषणा द्वारा की जाएगी जैसी राज्य सरकार नियम द्वारा इसमें बताए, और उसकी एक कॉपी ऐसे स्थान या स्थानों पर चिपका दी जाएगी जो उस व्यक्ति को इत्तला पहुंचाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो। इट मीन कि उस व्यक्ति को किसी भी तरीके से यह सूचना पहुंचाना कि वह क्या है, जो ऑर्डर है वह उसके खिलाफ हुआ है और वह चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वह किसी चीज को रोक रहा है, किसी रास्ते को रोक रहा है, किसी तरह का कोई कार्य कर रहा है, या उसकी बिल्डिंग है जो कि जर्जर हालत में है, गिर सकती है, तो उसे किसी भी तरह की नोटिफिकेशन पहुंचाना कि वह इस कार्य को जो है सुधार ले या रोक दे। तो उस केस में जो सम्मन की सर्विस है, जो इसकी नोटिफिकेशन उस व्यक्ति को कैसे पहुंचानी है, ये बताता है सेक्शन 134। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया कि सेक्शन 134 क्या बताता है कि सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, आदेश की तामील या अधिसूचना। तो फ्रेंड, ऐसे ही अपडेट्स के लिए मैं आपको वीडियोज वन पर सेक्शन आपको क्लियर कर रही हूँ।
तो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस. वेलकम बैक टू माय चैनल. इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज. आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 135 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो की बात करता है पर्सन टू होम ऑर्डर टू एड्रेस टू ओवे एंड शो कॉज. यदि जिस व्यक्ति को लोक न्यूसेंस के लिए, पब्लिक न्यूसेंस के लिए या सामाजिक उपद्रव के लिए कोई नोटिस दिया जाता है, कोई ऑर्डर किया जाता है और वह व्यक्ति उसका पालन नहीं करता, तो उस केस में ये सेक्शन बात करता है कि जिस व्यक्ति ने कोई पब्लिक को किसी तरह की असुविधा पहुंचाई है, किसी तरह की कोई रास्ता रोका है या किसी तरह का कोई ऐसी फैक्ट्री लगाई है जिससे पब्लिक को क्या है दिक्कत हो रही है, या किसी भी तरह का कोई पेड़ गिरने वाला है, तो इस तरीके से जो कोज है, इस कोज में कोई भी कोज हो सकता है. इन कारणों से किसी व्यक्ति को अगर नोटिस दिया गया है तो वह उसका पालन करेगा, नहीं तो कारण बताएगा कि क्या कारण है. तो समझते हैं इसको कि जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करेगा और कारण दर्शित करेगा. इट मीन्स वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है उस आदेश द्वारा निर्दिष्ट कार्य उस समय के अंदर या ऐसी रीति से करेगा जो आदेश में निर्दिष्ट है, जो उस ऑर्डर में दिए हुए हैं उस तरीके से क्या है वो काम करेगा, या उस आदेश के अनुसार हाजिर होगा और उसके विरुद्ध अपना कारण दर्शित करेगा, या वह कोर्ट में हाजिर होगा और मजिस्ट्रेट के सामने क्या है अपना कोज रखेगा कि किस कारण से वह ये काम नहीं कर रहा या उस ऑर्डर का पालन नहीं कर रहा. तो ये बात करता है सेक्शन 135. तो हमारा ये जो चैप्टर है वो है चैप्टर 9, जो कि इसका जो बी पार्ट है वो बताता है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में, जो कि स्टार्ट है 133 से ये स्टार्ट है चैप्टर. तो इसमें हम लाइन वाइज चल रहे हैं. तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके CRPC में मेरे 200, 250 या 300 वीडियो जो हैं उसमें पड़ी हुई हैं और सारे सेक्शन 1 by 1 समझाए हुए हैं. तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और लगातार मैं आपको वीडियो के अपडेट्स दे रही हूँ. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Thank you for watching this video. Hello friends, welcome back to my channel. If you are new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 137 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है कि जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता वहां क्या प्रोसीजर होगा. तो प्रोसीजर वेयर एक्सटेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड. तो जहां किसी मार्ग, नदी या जनसानी या स्थान के उपयोग से जनता को होने वाली बाधा या दिक्कत, न्यूसेंस या खतरे का निवारण करने के प्रयोजन के लिए कोई ऑर्डर धारा 133 के अंतर्गत किया जाता है, वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के जिसके विरुद्ध यह आदेश किया गया है अपने समक्ष हाजिर होने के लिए उससे यह प्रश्न करेगा कि क्या वह उस मार्ग, नदी, जलसानी या स्थान के बारे में किसी लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है, और यदि वह ऐसा करता है तो मजिस्ट्रेट धारा 138 के अधीन कार्रवाई करने से पहले इस बात की क्या है जांच करेगा. Where an order is made under section 113 for the purpose of preventing obstruction, nuisance or danger of the public in the use of any way, river, channel and place, the magistrate shall, on the appearance before him of the person against whom the order was made, question him as to whether he denied the extension of any public right in respect of the way, river, channel and place, and if he does so, the magistrate shall, before proceeding under section 138, inquire into the matter. उस मैटर की क्या जांच करेगा. सब सेक्शन 2 कहता है इसका, यदि ऐसी जांच में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि ऐसे इनकार के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है तो वह कार्रवाई को तब तक के लिए रोक देगा जब तक ऐसे अधिकार के अस्तित्व का मामला सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चित नहीं कर दिया जाता है. और यदि वह इस निष्कर्ष पे पहुंचता है
कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है तो वह धारा 138 के अधीन क्या है, कार्रवाई करेगा। If in such inquiry the magistrate find that there is any reasonable evidence in support of such denial, he shall stay the proceedings until the matter of the extension of such right has been decided by a competent court. And if he finds that there is no such evidence, he shall proceed as laid down in section 138. तो सेक्शन 138 के थ्रू क्या है, प्रोसीडिंग्स जारी करेगा। सब सेक्शन 3 कहता है सेक्शन 137 का, मजिस्ट्रेट द्वारा सब सेक्शन 1 के अधीन प्रश्न किए जाने पर जो व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट प्रकार के लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार नहीं करता है और ऐसा इनकार करने पर उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य देने में असफल रहता है तो पश्चातवर्ती कार्रवाइयों में से ऐसा कोई इनकार नहीं किया जाएगा। इट मीन्स ए पर्सन हु हैज ऑन बीइंग क्वेश्चन्ड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 1 failed to deny the extension of a public right of the natural therein referred to, or who having made such denial he failed to adduce revival evidence in support thereof, shall not be subsequent proceeding is permitted to make such any such denial। तो फ्रेंड्स ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति को क्या है सेक्शन 138 जो है उसके अनुसार क्या प्रोसीडिंग्स की जाएगी, अगर वह जो राइट्स है, पब्लिक राइट्स है, उसका डिनाइल करता है, मना करता है। तो फ्रेंड ऐसी वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं CRPC की। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 137 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है कि जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता वहां क्या प्रोसीजर होगा। तो प्रोसीजर वेयर एक्सटेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड, तो जहां किसी मार्ग, नदी या जनसानी या स्थान के उपयोग से जनता को होने वाली बाधा या दिक्कत, न्यूसेंस या खतरे का निवारण करने के प्रयोजन के लिए कोई ऑर्डर धारा 133 133 के अंतर्गत किया जाता है, वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के जिसके विरुद्ध यह आदेश किया गया है अपने समक्ष हाजिर होने के लिए उससे यह प्रश्न करेगा कि क्या वह उस मार्ग, नदी, जलसानी या स्थान के बारे में किसी लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है, और यदि वह ऐसा करता है तो मजिस्ट्रेट धारा 138 के अधीन कार्रवाई करने से पहले इस बात की क्या है, जांच करेगा। Where an order is made under section 113 for the purpose of preventing obstruction, nuisance or danger of the public in the use of any way, river, channel and place, the magistrate shall on the appearance before him of the person against whom the order was made question him as to whether he denied the extension of any public right in respect of the way, river, channel and place, and if he does so, the magistrate shall before proceeding under section 138 inquire into the matter, उस मैटर की क्या है, जांच करेगा। सब सेक्शन 2 कहता है इसका, यदि ऐसी जांच में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि ऐसे इनकार के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है तो वह कार्रवाई को तब तक के लिए रोक देगा जब तक ऐसे अधिकार के अस्तित्व का मामला सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चित नहीं कर दिया जाता है, और यदि वह इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है तो वह धारा 138 के अधीन क्या है, कार्रवाई करेगा। If in such inquiry the magistrate find that there is any reasonable evidence in support of such denial,
he shall stay the proceedings until the matter of the extension of such right has been decided by a competent court. And if he finds that there is no such evidence, he shall proceed as laid down in section 138. तो सेक्शन 138 के थ्रू क्या है, प्रोसीडिंग्स जारी करेगा। सब सेक्शन 3 कहता है सेक्शन 137 का, मजिस्ट्रेट द्वारा सब सेक्शन 1 के अधीन पसंद किए जाने पर जो व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट प्रकार के लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार नहीं करता है और ऐसा इनकार करने पर उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य देने में असफल रहता है, तो पश्चातवर्ती कार्रवाइयों में से ऐसा कोई इनकार नहीं किया जाएगा। It means a person who has, on being questioned by the magistrate under section 1, failed to deny the extension of a public right of the natural therein referred to, or who, having made such denial, he failed to adduce revival evidence in support thereof, shall not be subsequent proceeding is permitted to make such any such denial। तो फ्रेंड्स ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति को क्या है सेक्शन 138 जो है उसके अनुसार क्या प्रोसीडिंग्स की जाएगी, अगर वह जो राइट्स है, पब्लिक राइट्स है, उसका डिनाइल करता है, मना करता है। तो फ्रेंड ऐसी ही वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं CRPC की। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching this. Welcome back to my channel. If you're new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 138 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो की बात करता है प्रोसीजर वेयर ही अपीयर्स टू शो कॉज, यानी कि जो व्यक्ति जिसको कि पब्लिक न्यूसेंस के लिए नोटिस दिया गया था वह कोर्ट में हाजिर होके जो कॉज है वह दर्शित कर देता है, तो उस केस में क्या प्रोसीडिंग्स होंगी। तो सेक्शन 138 इस पे बात करता है और कहता है कि जहां वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहां क्या प्रक्रिया होगी। यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 133 के अधीन आदेश किया गया है हाजिर है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है, तो मजिस्ट्रेट उस मामले में इस प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे संबंध मामले में लिया जाता है। नेक्स्ट, if the person against whom are order under section 133 is made appears and shows cause against the order, and magistrate shall take evidence in the matter as in a summon case। नेक्स्ट सब सेक्शन 2 कहता है कि यदि मजिस्ट्रेट का ये समाधान हो जाता है कि आदेश या ऐसे जैसा मूलतः किया गया है उस रूप में या ऐसे परिवर्तन के साथ जिसे वह आवश्यक समझे, युक्ति युक्त या उचित है कि वह आदेश यथास्थिति परिवर्तन के बिना या ऐसे परिवर्तन के सहित अंतिम कर दिया जाएगा, यानी कि जो ऑर्डर किया गया है वह क्या है, अंतिम करा जाना है कि नहीं जाना, तो उस केस में वह डिसीजन ले सकता है। इफ द मजिस्ट्रेट इज सर्टिफाइड दैट द ऑर्डर आइदर ओरिजिनली मेड एंड सब्जेक्ट टू सच मॉडिफिकेशन ऑफ हर कंसीडर नेसेसरी is reasonable and proper, and order shall be made absolute without modification or as the case may be with such not modification, यानी कि वह अगर चाहता है कि उस ऑर्डर में कुछ चेंजेस होने हैं तो कर सकता है, अदरवाइज उस ऑर्डर को ही अंतिम कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन बताता है कि यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा समाधान नहीं होता है तो वह मामले में आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी कि यदि मजिस्ट्रेट को यह समाधान नहीं होता है कि उस मामले में आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी तो उस केस में वह ऐसा कर सकता है। ये इफ द मजिस्ट्रेट इज नॉट सेटिस्फाइड नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन केस, तो ये बताया गया है सेक्शन 138 में। तो फ्रेंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 139 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो की बात करता है पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट। इट मीन्स कि CRPC की धारा 139
सेक्शन 139 मजिस्ट्रेट को इस शक्ति के बारे में प्रावधान करता है जिससे वह स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देता है और विशेषज्ञ की परीक्षा कराता है। चलिए जानते हैं सीआरपीसी की धारा 139 क्या बात करती है। सेक्शन 139 कहता है कि स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। इट मीन्स कि मजिस्ट्रेट धारा 137 या 38, धारा 137 और 138 के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए कि किसी ने कोई जलसानी रोकी हुई है, किसी ने कोई जो उसका जाने का रास्ता है वहां पे रुकावट करी हुई है, या किसी भी तरह का क्या है पब्लिक न्यूसेंस किया है, तो उस केस में उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो क्या मजिस्ट्रेट क्या डायरेक्शन दे सकता है किसी एक्सपर्ट के द्वारा कि आप एग्जामिनेशन करके आइए कि जो चीज कही जा रही है वो सही है कि नहीं है। तो सेक्शन 139 में कोर्ट को कहा जा सकता है कि आप क्या है इसकी जांच करवा लीजिए, एग्जामिनेशन करा लीजिए कि जो मैं बात कह रहा हूं वो गलत है। तो इसमें क्या है कोर्ट जो मजिस्ट्रेट है वो पावर है उसको कि वो डायरेक्ट कर सकती है लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए और एक्सपर्ट के द्वारा एग्जामिनेशन भी करवा सकती है। ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वह ठीक समझे स्थानीय अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है और किसी विशेषज्ञ को सम्मन कर सकता है, उसकी परीक्षा करा सकता है। यानी कि अगर किसी एक्सपर्ट ने क्या है उसकी एग्जामिनेशन की है तो उसकी क्या है एग्जामिनेशन कर सकता है, परीक्षा कर सकता है, मजिस्ट्रेट की क्या कह रहा है वो व्यक्ति, क्या उसने रिपोर्ट तैयार की है। तो ये सारा कुछ सेक्शन 139 में मजिस्ट्रेट जो है डायरेक्ट कर सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए और एक्सपर्ट के द्वारा करनी है तो एक्सपर्ट के द्वारा करिए, तो ये ऑर्डर कर सकता है। तो ये बताया गया है फ्रेंड्स सेक्शन 139 में। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 140। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करते हैं सेक्शन 140 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा, यानी कि जो पब्लिक न्यूसेंस हुआ है उसकी जांच कराने के लिए क्या है लिखित में अगर किसी एक्सपर्ट को या किसी व्यक्ति को क्या है ऑर्डर किया गया है कि वह एग्जामिनेशन करके आए उस जगह की जहां की वह पब्लिक न्यूसेंस हुआ है कि किस तरीके से हुआ है, उसकी एक रिपोर्ट वगैरह जो तैयार करेगा तो उसके बारे में उसे एक रिटन यानी कि इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, लिखित में एक आदेश दिया जाएगा। किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो क्या कहता है ये सेक्शन? कहता है कि जहां मजिस्ट्रेट धारा 139 के अधीन, जो आपको मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताई, सेक्शन 139 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय अन्वेषण के लिए किए जाने का निर्देश देता है, वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हो, यानी कि लिखित में एक ऑर्डर कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि आपने क्या क्या करना है। Where the magistrate direct a local investigation by any person under section 139 of the magistrate may furnish such person with such written instruction as may seem necessary for his guidance. नेक्स्ट कहता है कि वह यह घोषित कर सकता है कि स्थानीय अन्वेषण का सब आवश्यक व्यय और उसका कोई भाग किसके द्वारा दिया जाएगा, जो खर्चा होगा इस इन्वेस्टिगेशन को करने में, एग्जामिनेशन को करने में, तो उसका जो खर्चे को कौन देगा इसके बारे में क्या है उस लिखित जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसमें बता सकता है। डिक्लेयर बाय whom the whole and any part of the necessary expenses of the local investigation shall be paid, कि किसके द्वारा पेड होगी। नेक्स्ट कहता है कि जहां मजिस्ट्रेट धारा 139 के अधीन किसी विशेषज्ञ को सम्मन करता है और उसकी परीक्षा कराता है, वहां मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकता है कि ऐसे सम्मन करने और परीक्षा करने के खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे, कि जो खर्चे हैं वह किसके द्वारा दिए जाएंगे। तो ये सारा कुछ है जो उसका रिटन इंस्ट्रक्शन होगा उसमें वह लिख सकता है। और ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है, कि एविडेंस के रूप में क्या है जो वह रिपोर्ट तैयार करेगा वो एक्सपर्ट या एग्जामिनेशन जिस व्यक्ति ने करी है तो उसको एक एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है उस केस में।
The report of the such person may be read as evidence in the case, and where the magistrate summon and examine an expert under section 139, the magistrate may direct by whom the cost of such summoning and examination shall be paid. कि जो सम्मन किया गया है, जो एग्जामिनेशन की गई है, उसका खारा खर्चा कौन देगा, ये भी सारा वह क्या इंस्ट्रक्शन दे सकता है, लिखित इंस्ट्रक्शन दे सकता है और सारा कुछ बता सकता है। तो फ्रेंड ये बताया है सेक्शन 140 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सीआरपीसी के। आपको ऐसी ही वीडियोज मिलती रहेंगी, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करते हैं सेक्शन 141 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कंसीक्वेंस ऑफ डिसओबीडियंस। इट मींस कि जहां आदेश अंतिम कर दिया जाए, जो पब्लिक न्यूसेंस का जो ऑर्डर किया गया है, किसी व्यक्ति के अंगेंस्ट क्या है, कोई ऑर्डर किया गया है कि वह अगर किसी तरह का कोई न्यूसेंस कर रहा है, उपद्रव कर रहा है, कोई रास्ता रोक रहा है, किसी तरह का सामाजिक उपद्रव कर रहा है, तो उस केस में वह क्या है, उसे एक ऑर्डर किया गया है, अगर वह उसको ऑर्डर को क्या है अंतिम कर दिया जाता है, वहां क्या प्रोसीजर होगा, और उसकी अगर अवज्ञा की जाती है, उसको पालन नहीं किया जाता है उस ऑर्डर का, तो क्या उसका परिणाम होगा। तो ये बताता है सेक्शन 141। वो कहता है कि जब धारा 136 या सेक्शन 138 के अधीन आदेश अंतिम कर दिया जाता है, तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध यह आदेश दिया गया है उसकी सूचना देगा और उससे यह भी अपेक्षा करेगा कि वह उस आदेश द्वारा निर्दिष्ट कार्य इतने समय के अंदर करे, यानी कि जो टाइम पीरियड गया है उसके अंदर जो भी ऑर्डर किया गया है वह कंप्लीट करे, जितना सूचना में नियत किया जाए। और इत्तला देता है कि अवज्ञा करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 द्वारा उपबंधित शास्ति का भागी होगा। जो आईपीसी का सेक्शन 188 है, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिफाइन कर सकती हूँ कि सेक्शन 188 क्या है। कि कोई लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, उसने क्या है कोई ऑर्डर किया है, वो कोई अपना कार्य कर रहा है, अगर उसकी पालन नहीं किया जाता है तो 1 महीने की सजा, 200 रुपये जुर्माना या 6 महीने की सजा और 1000 रुपये जुर्माना क्या है इस सेक्शन के तहत, सेक्शन 188 के तहत दिया जा सकता है। तो इसमें कहा गया है प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कंसीक्वेंस ऑफ डिसओबीडियंस व्हेन एन ऑर्डर हैज बीन मेड एब्सोल्यूट अंडर सेक्शन 136 एंड सेक्शन 138 the magistrate shall give notice of the same of the person against whom the order was made and shall further require him to perform the act directed by the order within a time to be fixed in the notice, and inform him that in case of this offense he will be liable to the penalty provided by section 188 of the IPC Indian Penal Code। नेक्स्ट इसमें बात किया गया है सब सेक्शन 2 कहता है इसका, यदि ऐसा कार्य नियत समय के अंदर नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे करा सकता है और उसके लिए उसके किए जाने से हुए खर्चों को किसी भवन, माल या उस संपत्ति के जो उसके आदेश द्वारा हटाई गई है विक्रय द्वारा, यानी कि अगर उसने ऑर्डर किया है उसका पालन नहीं करता है वो व्यक्ति, तो वह जो है उसका पालन जबरदस्ती कराएगा मजिस्ट्रेट, और उसका जो खर्चा है वो जो प्रॉपर्टी हटाई गई है, किसी तरह का जो न्यूसेंस हटाया गया है, तो उस केस में उससे क्या है उस प्रॉपर्टी के विक्रय करके, सेल करके उससे वो खर्चे निकालेगा। विक्रय द्वारा या ऐसे मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर या बाहर स्थित उस व्यक्ति की अदर प्रॉपर्टी के द्वारा, जंगम संपत्ति के द्वारा विक्रय द्वारा वसूल कर सकता है। और यदि ऐसी अन्य संपत्ति ऐसी अधिकारिता के बाहर है तो उस आदेश से ऐसी कुर्की या विक्रय तब प्राधिकृत होगा जब वह उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्थापित कर दिया जाता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कुर्क की गई संपत्ति पाई जाती है।
इस धारा के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई बात ना होगा, ये बताया गया है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करते हैं सेक्शन 142 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी, यानी कि जहां कोई केस कोर्ट में किया गया है पब्लिक न्यूसेंस को लेकर, और क्या है जांच उसकी चल रही है, इंक्वायरी क्या है उसकी पेंडिंग है, वो चल रही है, और क्या है कुछ ऐसा पब्लिक न्यूसेंस है जिसमें तुरंत ही कोई कार्रवाई करने की जरूरत है। तो कोर्ट क्या है, मजिस्ट्रेट क्या है, इंजंक्शन का ऑर्डर कर सकता है सेक्शन 142 में। इसमें क्या है पूरा जो इसकी डिटेल तो समझते हैं। यदि धारा 133 के अधीन आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि जनता को खतरा और गंभीर किस्म की हानि का निवारण करने के लिए तुरंत उपाय किए जाने चाहिए, तो वह उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया था ऐसा व्यादेश देगा जैसा उस खतरे या हानि को मामले का अवधारण करने तक दूर और निवारित रखने के लिए अपेक्षित है। कि उस व्यक्ति को ऐसा ऑर्डर कर देगा, व्यादेश दे देगा कि जैसे कि स्टे कहते हैं, जिसे इस तरह का ऑर्डर कर देगा कि वह क्या है जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वह इस ऑर्डर का पालन करे, उस इंजंक्शन का जो भी है उस व्यादेश का पालन करे। यदि ऐसे व्यादेश के तत्काल पालन से उस व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है तो मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसे साधनों का प्रयोग कर सकता है या करवा सकता है जो वह उस खतरे को दूर करने या हानि का निवारण करने के लिए ठीक समझे। अगर वो व्यक्ति नहीं टाइम से करता है तो मजिस्ट्रेट क्या है अपने जो शक्ति है, पावर को यूज करके उसको करवा सकता है इंजंक्शन को, व्यादेश को लागू। तो उसमें बताया गया है if a magistrate making an order under section 133 consider that immediate measure should be taken to prevent imminent danger and inquiry of the serious kind of the public, he may issue such an injunction to the person against whom the order was made, and as is required to avoid and prevent such danger and injury pending the determination of the matter। उस केस का अवधारण करने के बाद जो भी वह समझता है कि यह इंजंक्शन यानी व्यादेश स्टे दिया जा सकता है वो दे सकता है। In default of such person forbid obeying such injunction, the magistrate may himself use and cause of the use such means as the things fit to obey such danger and prevent such injury। यानी कि अगर वह व्यक्ति नहीं करेगा उसका पालन तो मजिस्ट्रेट यह अपने फोर्स के द्वारा, अपनी पावर के द्वारा कराएगा। No suit shall lie in respect of anything done in good faith by the magistrate under this section। यानी कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सावधानता पूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई बात ना होगा। यानी कि जो मजिस्ट्रेट जो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है तो उसके ऊपर किसी तरह का कोई बात नहीं होगा। वह क्या है, अगर सद्भावना पूर्वक सारे कार्य या ये ऑर्डर जो कर रहा है तो उस केस में किसी भी तरह का केस उस मजिस्ट्रेट पे नहीं लाया जाएगा। तो ये बात करता है सेक्शन 142 कि अगर कोई ज्यादा ही इमीडिएट एक्शन लेने का जरूरी है तो सेक्शन 142 के तहत क्या है, वह मजिस्ट्रेट से एक रिक्वेस्ट करी जा सकती है, वह इस तरह का क्या है व्यादेश इंजंक्शन दे। तो फ्रेंड, ऐसी वीडियोज के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 143। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करते हैं सेक्शन 143 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है मजिस्ट्रेट में प्रोहिबिटेड रिपीटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। इट मीन्स कि जहां कोई पब्लिक न्यूसेंस किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा तो कोर्ट इस सेक्शन के तहत उस व्यक्ति को या कोई मजिस्ट्रेट या कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा कोई निहित व्यक्ति है इसके लिए या उपखंड मजिस्ट्रेट, ये सभी क्या है ऑर्डर कर सकते हैं उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ क्या है पब्लिक न्यूसेंस का केस है कि वह ऐसे पब्लिक न्यूसेंस को, ऐसे सामाजिक उपद्रव को ना तो दोहराए, यानी कि द्वारा उसी कार्य को ना करे
और ना ही उसे चालू रखे, कंटिन्यू रखे। तो इस तरीके का ऑर्डर क्या है, सेक्शन 143 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट दे सकता है उस व्यक्ति को और उसे प्रतिबंधित कर सकता है, प्रोहिबिटेड कर सकता है कि वह इस तरीके का कार्य जो न्यूसेंस है उसको कंटिन्यू ना रखे और क्या है उसको दोबारा ना करे। तो ये सारा ऑर्डर कर सकता है सेक्शन 143 के अंतर्गत। फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 144। Thank you for watching this. Welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है कि जो अर्जेंट मामले हैं, कोई जो केस है न्यूसेंस का, पब्लिक न्यूसेंस का या सामाजिक उपद्रव का, उस केस में अगर उसके अर्जेंट मामले हैं, अर्जेंट केसेस हैं जिसमें तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत होती है, तो ये सेक्शन 144 में बताया गया है कि उसमें कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी, जो जिससे कि जनता को है या आम पब्लिक को है किसी तरह की परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, किसी तरह का दंगा होने वाला है, किसी तरह का ऐसा न्यूसेंस है जिससे कि पब्लिक को तुरंत क्षति हो सकती है, उसका जो स्वास्थ्य की क्षति हो सकती है, उसको जीवन की क्षति हो सकती है। तो उन केसेज में तुरंत अर्जेंट मामलों को कैसे हैंडल किया जाएगा ये बताया गया सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। तो पूरा समझते हैं और मेरी जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश बोथ में होगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सेक्शन 144 कहता है पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस इन न्यूसेंस एंड एप्रीहेंडेड डेंजर। इट मीन्स न्यूसेंस या आंशिक खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की पावर, शक्ति उन मामलों में जिसमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त किए गए अन्य कार्यपालिक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है। इस सेक्शन के अधीन जो है डिसीजन लेना है, कोई प्रोसीजर करना है, उसका पर्याप्त आधार है, सफिशिएंट कॉज है और तुरंत निवारण और शीघ्र उपचार करना वांछनीय है। जरूरी है कि वह शीघ्र उसका उपचार किया जाए, तुरंत और शीघ्र। वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक रिटर्न में एक लिख के देगा जिसमें कि उन सब बातों का जिक्र होगा और उसकी तामील धारा 134 के अंतर्गत की जाएगी। किसी व्यक्ति को कार्य विशेष न करने या अपने कब्जे की या अपने प्रावधान किसी विशिष्ट संपत्ति को किसी विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश उस दशा में दे सकता है जिसमें मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि ऐसे निर्देश से ऐसा संभाव्य है या ऐसे निर्देश की यह प्रवृत्ति है कि विधि पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का या लोक शांति विक्षुब्ध होने का या बलवे या दंगे का निवारण हो जाएगा, तो वह तुरंत इस तरह का ऑर्डर कर सकता है। इंग्लिश में समझते हैं, इन केस वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, a sub-divisional magistrate or any other executive magistrate specially empowered by the state government in behalf this, there is sufficient ground for proceeding under this section and immediate prevention or speedy remedy is desirable. Such magistrate may via written order stating the material facts of the case and serve in the manner provided by section 134 direct any person to obtain from a certain act or to take certain order with respect to certain property in his possession or under his management, if such magistrate consider that such direction is likely to prevent and tend to prevent obstruction, annoyance and injury to the any person lawfully employed and danger to human life, health and safety, or a disturbance of the public tranquility, or a riot and in the affray, यानी कोई हमला हो सकता है, कोई दंगा हो सकता है। तो उन केसेज में जो मजिस्ट्रेट है वह तुरंत उस केस को सोल्व करने का, उस प्रोसीडिंग्स को क्या सकता है, कंटिन्यू कर सकता है और ऑर्डर कर सकता है। सब सेक्शन 2 कहता है सेक्शन 144 का, इस धारा के अधीन आदेश
आपात की दशाओं में, जो आपातकाल की कंडीशंस है, उन दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है सूचना की तामील सम्यक समय से करने की गुंजाइश ना हो, यानी कि उस व्यक्ति के विरुद्ध अगेंस्ट क्या है जो सम्मन की तामील है उसका समय से करना मुश्किल है, तो एक पक्षीय रूप से पारित किया जा सकता है ऑर्डर। An order under this section in case of emergency or in case where the circumstances did not admit to the servicing or in the due time of the notice upon the person against whom the order is directed by past ex party, तो एक पक्षीय आदेश से क्या है वो ऑर्डर किया जा सकता है। सबसेक्शन 3 कहता है इसका कि इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को या आम जनता को, पब्लिक को, जब वे किसी विशेष स्थान में या क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाएं, निर्दिष्ट किया जा सकता है। यानी कि इस धारा के दिन कोई ऑर्डर है क्या है वो आम पब्लिक को भी बताया जा सकता है कि इस तरीके का ऑर्डर निकला है, तो वह क्या है जो व्यक्ति जिसके खिलाफ निकला है तो उसकी सूचना वह दे सकता है। एंड order under this section may be direct to the particular individual or the person residing in the particular place and area or the public generally were frequently and visit a particular place or area, यानी कि जो कोई जनता जो है, कोई व्यक्ति जो है नॉर्मली उस जगह पे आता जाता रहता है, तो उस व्यक्ति को भी इस तरह की सूचना देके कि इस तरीके से जो ऑर्डर किया गया है तो बताया जा सकता है। सबसेक्शन 4 कहता है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने की तारीख से 2 माह से आगे प्रवृत्त न रहेगा। जो ऑर्डर किया गया है वो उसकी जो टाइम लिमिट है वो 2 महीने की है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। तो नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 months फ्रॉम द मेकिंग देयर ऑफ, जब से वो बनाया गया से 2 महीने के अंदर अंदर अगर क्या है उसका प्रवर्त करना होगा, अदरवाइज वह है क्या लागू नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट कहता है परंतु यदि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य और क्षेम को खतरे का निवारण करने के लिए, वल्वे या किसी दंगे का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए जितनी वह उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट करे प्रवृत्त रहेगा। कि कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की जा सकती है कि इतने टाइम के लिए जो ऑर्डर किया जा रहा है वह बना रहे, रिमेन यानी कि बना रहे और वह लागू रहे, किंतु वह अतिरिक्त अवधि उस तारीख से 6 माह से अधिक की नहीं होगी। लेकिन जो टाइम पीरियड है वो 6 माह से अधिक कोर्ट नहीं दे सकती, जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश आदेश के अभाव में समाप्त हो गया होता। इसमें है प्रोवाइडेड दैट इफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसीडर इट नेसेसरी so to do, preventing danger to the human life, health and safety, or for preventing a road and the affray, it may by notification direct that an order made by the magistrate under this section shall remain in force for such further period not exceeding 6 months from the date of which the order made by the magistrate would have, but for such order expired as it may specifically in the said notification. नेक्स्ट सबसेक्शन 5 कहता है सेक्शन 144 का इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 144, क्योंकि काफी यूज होता है कि धारा 144 लग चुकी है, हम सुनते हैं नॉर्मली। सबसेक्शन 5 कहता है कि कोई मजिस्ट्रेट या स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को खंडित या परिवर्तित कर सकता है। मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर को चेंज कर सकता है किसी के आवेदन पर जो स्वयं उसके या उसके अधीनस्थ के मजिस्ट्रेट से या उसके पद पूर्ववर्ती से इस धारा के अधीन दिया गया है, जो उसके द्वारा या उसके जो अधीन है कोई कोर्ट उसके द्वारा दिया गया है। तो एनी मजिस्ट्रेट में आइदर ऑन हिज ओन मोशन and on the application of any person aggrieved, received and alter any order made under this section by himself or any magistrate subordinate to him or by the procedurer in office, तो उसके द्वारा क्या है चेंज किया जा सकता है किसी के आवेदन पे।
कोई ऑर्डर। नेक्स्ट सेक्शन 6 कहता है कि राज्य सरकार उपधारा 4 के परंतुक के अधीन, जो सबसेक्शन 4 है उसके परंतुक के अधीन अपने द्वारा किए गए किसी आदेश को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यतीत व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित और परिवर्तित कर सकती है। कि अगर कोई सेक्शन 4 जो है कि 2 माह तक का जो टाइम पीरियड दिया गया है कि उससे ज़्यादा वो जो ऑर्डर है वो अप्लाई नहीं होगा, वह किसी के आवेदन पर उसमें चेंज कर सकती है या उसको हटा सकती है। The state government may either on its own motion or on the application of any person aggrieved, rescind and alter any order made by it under the proviso of subsection 4. सबसेक्शन 7 जो की लास्ट सबसेक्शन 7 है वो कहता है जहां उपधारा 5 या 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होता है वहां यथास्थिति मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा अपने समक्ष हाजिर होने और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का शीघ्र अवसर देगी। यानी कि कोई व्यक्ति ऑर्डर कहता है कि इस तरीके का ऑर्डर किया जाए तो उसको कोर्ट कहेगी कि मेरे समक्ष उपस्थित हो, कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो और कारण दर्शित करे कि ऐसा क्यों किया जाए, दर्शित करेगी। और यथास्थिति मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदन को पूर्णतः या अंशतः नामंजूर करे तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। और कोर्ट क्या है उसके हाजिर होने के बाद कारण दर्शित करने के बाद भी क्या है कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती है तो कोर्ट क्या है उसको लिखेगी कि किन कारणों से वह ऐसा डिसीजन को रिग्रेट कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। तो ये बताया गया है वेयर एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 ऑफ इज रिसीव्ड the magistrate of the state government as the case may be shall afford to the application as earlier opportunity of appearing before him or it either in person or by a pleader and showing case against the order, and if the magistrate or state government as the case may be reject the application wholly or in part, यानी पूरी एप्लीकेशन को रद्द कर देती है या कुछ पार्ट को रद्द करती है, he or it shall record in written and reason for so doing. इट मीन्स कि उसका रीजन कारण और रीजन लिखेगी कि किस वजह से वह उस जो एप्लीकेशन दी है उस आवेदन को नामंजूर कर रही है, तो उसका साल लिखेगी। तो फ्रेंड्स ये बताया गया सेक्शन 144 इम्पोर्टेंट सेक्शन है, काफ़ी अप्लाई होता है। जब देखो हमको सुनने को मिलता है कि सेक्शन धारा 144 लग चुकी है तो आप इकट्ठे ना हो ये या कुछ अर्जेंट केसेज में जो होता है। तो फ्रेंड ऐसी वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 144A और ऐसे ही आपको मैं चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी CRPC के नाम से या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नाम से, तो आप वहाँ से मेरी सारी वीडियोस की देख सकते हैं। 200-250 से ऊपर वीडियो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 144A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है कि कोई व्यक्ति जो है एक सामूहिक जुलूस लेके जाना चाहता है, लेकिन जो हथियारों के साथ, आयुध के साथ या उस सामूहिक कवायद करता है कोई, यानी कि शस्त्र वेपन्स वगैरह लेके क्या है किसी तरह की जुलूस निकालना चाहता है, किसी प्रशिक्षण के लिए निकालना चाहता है, तो क्या है मजिस्ट्रेट उसको मना कर सकता है, उसको प्रोहिबिटेड कर सकता है। तो ये बताया गया है सेक्शन 144A में। देखते हैं क्या है पूरा केस। तो आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक परीक्षण के प्रतिषेध की शक्ति के बारे में बात करता है। पावर टू प्रोहिबिटेड कैरिंग आर्म इन पोजेशन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स, तो इसका क्या है प्रतिषेध कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट जब भी वह लोक शांति, लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा आवश्यक समझता है, लोक सूचना द्वारा या आदेश द्वारा अपनी अधिकारते के स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी जुलूस में आयुध ले जाने या लोक स्थान में आयुध सहित किसी सामूहिक कवायद या सामूहिक परीक्षण संगठित या आयोजित करने या उसके भाग लेने का प्रतिषेध कर सकता है, उसको मना कर सकता है। The district magistrate may, whenever considered necessary, so to do for the prevention of public peace and public safety or for the maintenance of public order, by public notice or by order prohibited in any area
within the local limits of his jurisdiction and carrying of arms in any possession and organization or holding of and taking part in any mass drill or mass training with arms in any public place, तो उसके लिए प्रतिषेध कर सकता है सेक्शन 144 में। सब सेक्शन 2 कहता है इसका, इस धारा के अधीन जारी की गई सूचना, लोक सूचना या किसी किया गया आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति या किसी समुदाय दल या संगठन के व्यक्ति को निर्देशित की जा सकेगी या किया जा सकेगा। जो सामूहिक दल है या जो संगठन है उसको इसका निर्देश किया जा सकेगा कि आप इस तरीके का जुलूस क्या है नहीं निकाल सकते या इसी तरह का प्रशिक्षण आर्म के साथ यानी कि शस्त्रों के साथ नहीं दे सकते। A public notice issued and an order made under this section may be directed to a particular person and person belonging to any community, part or organization, तो उसको क्या है इस तरह का निर्देश दिया जा सकता है। सब सेक्शन 3 कहता है कि इस धारा के अधीन जारी की गई लोक सूचना या किया गया आदेश जारी रखने या बनाए रखने की तारीख से 3 मास के अधिक की प्रवृत्ति में नहीं रहेगा। इट मीन कि इसको जो टाइम पीरियड है इस तरह का कोई ऑर्डर किया गया है या निर्देश किया गया है उसका जो टाइम पीरियड है 3 मंथ है, इससे ज्यादा वह क्या कंटिन्यू नहीं रहेगा। No public notice issued and an order made under this section shall remain in force and for more than 3 months from the date on which it is issued or made, तो ये बताया गया है। सब सेक्शन 4 कहता है इसका, राज्य सरकार यदि लोक शांति सुरक्षा या व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है तो अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि इस धारा के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निकाली गई लोक सूचना या किया गया ऑर्डर उस तारीख से जिसका जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी सूचना जो निकाली गई है या ऑर्डर निकाला गया है निर्देश था, निर्देश ना होने की दशा में समाप्त हो जाएगी और इसके अतिरिक्त अवधि के लिए लागू रहेगी या रहेगा जो उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए। यानी कि इसमें जिस तरह का टाइम पीरियड दिया गया है वहां तक क्या है वो कंटिन्यू रहेगी, अगर अदरवाइज वो खत्म भी हो सकती है। The state government may in the consider necessary so to do for the prevention of the public peace and public safety or for the maintenance of public order by notification direct at that the public notice issued and order made by the district magistrate under this section shall remain in force for such further period not exceeded 6 months from the date on which such public notice or order was issued and made by the district magistrate would have, but for such direction expire as it made specifically in the said notification। 6 महीने तक की अधिक की नहीं होगा जो टाइम पीरियड है या उससे पहले खत्म कर सकता है, तो ये बताया गया सेक्शन सब सेक्शन 4 में। सब सेक्शन 5 कहता है इसका सेक्शन 144A का कि राज्य सरकार साधारणतः क्या कर सकती है, वह विशेष आदेश द्वारा या उपधारा 4 के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे नियंत्रण निर्देशों के अधीन रहते हुए जिन्हें अधिरोपित करना है ठीक समझे प्रत्यायोजित कर सकती है। यानी कि राज्य सरकार क्या है अपनी शक्तियां क्या है जिला मजिस्ट्रेट में क्या कहते हैं डाइवर्ट कर सकती है। द स्टेट गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एंड डायरेक्शन एंड इट में बी डीम्स फिट टू इम्पोज Why general and special order delegate its power under subsection 4 to the district magistrate, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी पावर ट्रांसफर कर सकती है। एक्सप्लेनेशन है कि आयुध शब्द का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 153A में है। तो इसका जो आयुध के बारे में कौन कौन से आयुध होंगे तो इसका जो सारा बताया गया है वो बताया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 153AA में। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सेक्शन 145। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 145 की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि जिस सेक्शन में स्टार्ट होते हैं वो चैप्टर 10 के जो पार्ट डी है उसमें है डिस्प्यूट एट
टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो स्थावर संपत्ति से रिलेटेड जो वाद है, केस है, उससे रिलेटेड ये चैप्टर का पार्ट डी है, जो कि इससे रिलेटेड सेक्शन 145 से स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। इट मीन्स कि जहां भूमि और जल से समृद्ध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है, वहां क्या प्रोसीजर होगा। जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तला से समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि या जल उसकी सीमाओं से समृद्ध ऐसा विवाद विद्यमान है, चल रहा है, जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य है, तब वह अपना समाधान होने के आधारों का गठन करते हुए और ऐसे विवाद से समृद्ध पक्षकारों में से यह अपेक्षा करते हुए लिखित ऑर्डर करेगा कि वे निर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या प्लीडर के द्वारा और किसी एडवोकेट के द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हो और विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। Whenever an executive magistrate is satisfied from a report of police officer or upon other information that a dispute likely to cause a breach of the peace existing concerning any land or water or the boundary thereof within his local jurisdiction, he shall an order to written stating the ground of his being to so satisfied and requiring the parties concerning in such dispute to attend his court in person and by pleader on a specific date and time, and to put in written statement of their respective claims as respect the fact of actual possession of the subject of the dispute। सब सेक्शन 2 कहता है सेक्शन 145 का, इस धारा के प्रयोजन के लिए भूमि या जल पद के अंतर्गत भवन, बाजार, मीन क्षेत्र, फसलें, भूमि और अन्य उपज या किसी ऐसी संपत्ति के भाटक और लाभ भी शामिल हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन लैंड एंड वाटर इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स, मार्केट्स, क्रॉप्स एंड अदर procedure of land and this rent of profit of any such property। सेक्शन 3 कहता है, इस आदेश की एक प्रति की तामील इस संहिता द्वारा संबंधों की तामील के लिए उपबंधित रीति से और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पे की जाएगी जो ऑर्डर किया गया है उसकी जो तामील करनी है, संबंध की सर्विस करनी है, इस रीति से की जाएगी जिन्हें मजिस्ट्रेट निर्देश करे और कम से कम एक उसकी कॉपी जो है विषय वस्तु पर या उस स्थान पर जहां वह नॉर्मली कोई भी देख सकता है उस पर प्रकाशित की जाएगी। A copy of the order shall be served in the manner provided by this code for the service of a summons upon such person and persons as the magistrate may direct, and at least one copy shall be published by being affixed to some place at the near the subject of dispute। नेक्स्ट सबसेक्शन 4 कहता है इसका, मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषय वस्तु को पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने के अधिकार के गुणांकन और दावे के प्रति निर्देश किए बिना उन कथनों का जो ऐसे पेश किए गए हैं परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और ऐसा सभी साक्ष्य लेगा जो उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाए। ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो लेगा और जैसा वे आवश्यक समझे, यदि संभव हो तो वह विनिश्चित करेगा कि क्या उन पक्षकारों में से कोई उपधारा 1 के अधीन उसके द्वारा दिए गए आदेश की तारीख पर विवाद की विषय वस्तु पर कब्जा रखता था, या यदि रखता था तो वह कौन सा पक्षकार था। तो इसको अभी वह क्लेरिफाई करेगा। द मजिस्ट्रेट शैल देन विदाउट रेफरेंस टू द मेरिट और क्लेम ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज टू ए राइट टू प्रोसेस the subject of dispute pursues the statement so put in, and here the party received all such evidence as may be produced by them, take such further evidence if any as he thinks necessary, and if possible decided whether and which of the parties was at the date of the order made by him, others of section 1 in possession of the subject of the dispute। परंतु
यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख के जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई है ठीक पूर्व 2 मास के अंदर, 2 महीने के अंदर या उस तारीख के पश्चात उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तारीख से पूर्व बलात् या सदोष रूप से बेकब्जा किया गया है, तो वह यह मान सकेगा कि उस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तारीख को कब्जा रखता था। Provided that if it appears to the magistrate that any party had been forcibly and wrongfully dispossessed within 2 months next before the date or which of the report of the police officer or other information were received by the magistrate, or after that date and before the date of his order under subsection 1, he may treat the party so disposed as if the party had been in possession of the date of his order under subsection 1. नेक्स्ट कहता है सबसेक्शन 5 कहता है कि इस धारा की कोई बात हाजिर होने के लिए ऐसी अपेक्षित किसी पक्षकार को या किसी अन्य हितवृत्त व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि कोई पूर्वोक्त प्रकार का विवाद वर्तमान नहीं है या नहीं रहा है, और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट उक्त आदेश को रद्द कर देगा और आगे की अन्य कार्रवाई रोक दी जाएगी, किंतु उपधारा 1 के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्दकरण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। Nothing in this section shall preclude any party so required to attend and any other person interested for showing that no such dispute as aforesaid existing as or has existed, and in such case the magistrate shall cancel he said order and all further proceeding thereon shall be stayed, but subject to such cancellation the order of the magistrate under subsection 1 shall be final. सबसेक्शन 6 कहता है सेक्शन 145 का, यदि मजिस्ट्रेट यह निश्चय करता है कि पक्षकारों में से एक का उक्त विषय वस्तु पर ऐसा कब्जा था या उपधारा 4 के प्रंतुक के अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए, तो वह यह घोषणा करने वाला कि ऐसा पक्षकार उस पर तब तक कब्जा रखने का हकदार है जब तक उसे विधि के सम्यक अनुक्रम में बेदखल न कर दिया जाए, या यह निषेध करने वाला कि जब तक ऐसी बेदखली न कर दी जाए तब तक ऐसे कब्जे में से कोई विघ्न न डाला जाए, आदेश जारी करेगा कि उस व्यक्ति के पास से ना कब्जा छीना जाएगा और क्या है उससे किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा, इस तरीके का ऑर्डर कर सकता है। और जब वह धारा उपधारा 4 के परंतुक के अधीन कार्रवाई करता है तब उस पक्षकार को वह बलात् सदोष में कब्जा किया गया है कब्जा लौटा सकता है, और उसे कब्जा लौटा भी सकता है उससे किसी रॉन्गफुली तरीके से छीना गया है तो। If the magistrate decide that one of the parties was should under the provision of subsection 4 be treated as being in such possession of the said subject, he shall issue an order declaring such party to be entitled to possession thereof until evicted therefrom in due course of law, and the forbidding all disturbance of such possession until such eviction, and when the proceeds under the proviso of subsection 4 may restore or to possession the party forcibly and wrongfully disposed, यानी उससे क्या है गलत तरीके से अगर कब्जा छीना गया है तो कोर्ट उसे कब्जा दिलाएगी, और अगर क्या है उस व्यक्ति को सबसेक्शन 4 के अंतर्गत आता है तो उसमें वह उसे क्या है पोजीशन का जो वह पोजीशन रखता था ये मानेगी, और उससे जो अन्य व्यक्ति है जिसके अंगेंस्ट केस चल रहा है उनसे कहेगी किसी तरीके से डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, ऐसा ऑर्डर कर सकती है। सबसेक्शन बी कहता है, सबसेक्शन 6 का बी कहता है, इस धारा उपधारा के अधीन दिया गया आदेश उपधारा 3 में अविकथित रीति से तामील प्रकाशित किया जाएगा कि जो ये इस तरीके का ऑर्डर किया गया है वह
जो कहते हैं सबसेक्शन 3 है ऑर्डर 145 का, उसकी तरह उसकी तामील की जाएगी। सबसेक्शन 7 कहता है जब किसी ऐसी कार्रवाई के पक्षकारों की मृत्यु हो जाती है, जब इस तरह के जो केस चल रहा है उसके जो पक्षकार है उनकी मृत्यु हो जाती है, तब मजिस्ट्रेट मृतक पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि की कार्रवाई का पक्षकार बना सकेगा और फिर जांच चालू रखेगा। और यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि मृतक पक्षकार का ऐसी कार्रवाई के प्रयोजन के लिए विधिक प्रतिनिधि कौन है, तो मृतक पक्षकार का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सब व्यक्तियों को उन कार्रवाई का पक्षकार बना लिया जाएगा। इसमें है when any party or to any such proceeding died, the magistrate may call the legal representative of the deceased party to be made a party to the proceedings and shall thereupon continue in inquiry, and if any question arise as to who the legal representative of the deceased party of the purpose of such proceeding is, all persons claiming to be representative of the deceased party shall be made party thereto। उन सबको ही क्या पार्टी बना लिया जाएगा जो दावा करता है। सबसेक्शन 8 कहता है यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि उस संपत्ति की जो इस धारा के अधीन उसके समक्ष लंबित कार्रवाई में विवाद की विषय वस्तु है, कोई फसल या अन्य उपस्थितिता खराब होने वाली है, तो वह ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा का विक्रय के लिए आदेश दे सकता है और जांच समाप्त होने पर ऐसी संपत्ति के उसके आगमों के वेतन के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे। If the magistrate is the opinion that any crop or other produce of the property and the subject of dispute in a proceeding under the section pending before him is subject to speedy and natural decay, he may make an order for the purpose, custody or sale of such property, and upon the completion of the inquiry shall make such order for the disposal of such property or the shall proceed thereof as it think fit। इसका सबसेक्शन 9 कहता है यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो वह इस धारा के अधीन कार्रवाइयों के किसी भी प्रक्रम में पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी साक्षी के नाम संबंध यह निर्देश देते हुए जारी कर सकता है कि वह हाजिर हो या कोई दस्तावेज या चीज पेश करे। The magistrate may, if he thinks fit, at any stage of the proceeding under this section, and the application of either party issuing and summoning to any witness, directing him to attend or the produce any documents or things। सबसेक्शन 10 कहता है इस धारा की कोई बात धारा 107 के अधीन कार्रवाई करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियों का अल्पीकरण करने वाली नहीं समझी जाएगी। Nothing in this section shall be deemed to be an derogation of the power of the magistrate to proceed under section 107। तो ये सारा बताया गया है सेक्शन 145 में कि स्थावर संपत्ति से रिलेटेड बात है, कोई केस चल रहा है तो उस केस में क्या है, क्या प्रोसीडिंग्स होगी, क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, सारा क्या है इसमें क्लैरिफाई किया हुआ है। फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you for watching. Welcome back to my channel. If you are new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 146 की, जो कि बात करता है power to attach subject of dispute and the appoint receiver। इट मीन्स कि विवाद की विषय वस्तु जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, उससे रिलेटेड जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, उसको कुर्क करने यानी कि उसकी नीलामी करने, उसको जब्त करने और उसके ऊपर रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति के बारे में ये सेक्शन 146 बात करता है। यदि धारा 145 की उपधारा 1 के अधीन आदेश करने के पश्चात किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपत्तिक समझता है और यह निश्चित करता है कि पक्षकारों में से किसी का धारा 145 में निर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, अथवा यदि वह अपना समाधान नहीं हो पाता है कि उस समय उसमें से किसी का ऐसा कब्जा विवाद की वस्तु पर था
तो वह विवाद की विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है, अटैच कर सकता है, जब तक कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में उसके पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर देता है। वो अटैच कर लेगा कोर्ट प्रॉपर्टी कि अगर उसका जो कब्जा किसके पास है उस केस में, उस प्रॉपर्टी पे किसके पास कब्जा है, अगर ये सोल्व नहीं हो पाता है तो कोर्ट क्या है, अटैच कर लेगा प्रॉपर्टी। परंतु यदि ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि विवाद की विषय वस्तु के बारे में प्रशांति भंग होने की कोई संभावना नहीं रही, तो वह किसी भी समय संपत्ति को वापस कर देगा। कुर्की जो की है संपत्ति की वह वापस कर देगा। जब मजिस्ट्रेट विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करता है, तब यदि ऐसे विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर कोई सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, तो उसके लिए ऐसे इंतजाम कर सकता है जो वह इस संपत्ति की देखभाल के लिए उचित समझता है। और यदि यह ठीक समझता है तो उसके लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है। उस प्रॉपर्टी के लिए कोई रिसीवर बैठा सकता है जिसको मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वे सब शक्तियां प्राप्त होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन रिसीवर को प्राप्त होती है। जो सीपीसी के अंदर जो रिसीवर को जो पावर मिली हुई है वही सेम पावर इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अप्लाई। परंतु यदि विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में नियुक्त कर दिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को आदेश देगा कि वह विवाद की विषय वस्तु का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को दे दे। तत्पश्चात वह अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को उन्मोचित कर देगा। ऐसे अन्य आनुषंगिक या प्राइमरिक आदेश कर सकेगा जो न्याय संगत है। तो कोर्ट को ये भी पावर दी गई है कि अगर कोई हो न्याय संगत कोई ऑर्डर लगता है करना चाहिए तो वो कर सकता है। तो इसे इंग्लिश में समझते हैं। If the magistrate at any time after making the order under subsection 1 of the section 145 consider a case to be one of emergency, or if the decided that none of the parties was then in such possession as is referred to section 145, or if he is unable to satisfy himself as to which of them was then in such possession of the subject of dispute, he may attach the subject of dispute until a competent court had determined the right of the party thereto with regard to the person entitled to the possession thereof. Parantu, provided that such magistrate may withdraw the attachment at any time if he is satisfied that there is no longer any likelihood of breach of the peace with regard to the subject is dispute, यानी प्रशांति भंग नहीं हो रही है तो वह क्या है, कुर्की को वापस ले सकता है। When the magistrate, subsection 2 कहते हैं when the magistrate attach the subject of dispute, he may, if no receiver in relation to such subject of dispute has been appointed by any civil court, make such arrangement as the considered proper for looking after the property, or it he think fit, appoint a receiver thereof, who shall have subject to the control of the magistrate as the power of the receiver appointed under section Code of Civil Procedure 1908। तो जो रिसीवर को नियुक्ति की जो पावर दी हुई है जो रिसीवर की सीपीसी में सिविल प्रोसीजर कोड में वही पावर सेम होगी। प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ द रिसीवर बीइंग subsequently appointed in relation to be subject of dispute by any civil court, the magistrate shall order the receiver appointed by him to hand over the possession of the subject of dispute to the receiver appointed by the civil court, and shall thereafter discharge the receiver appointed by him. Next कहता है कि may make such other incidental and consequential order as may be just, वह किसी और तरह का न्याय संगत ऑर्डर भी दे सकता है। तो ये कंप्लीट होता है सेक्शन 146 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।